विश्व इतिहास की झलक। आइए आज सुनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी इस पुस्तक से इंदिरा गांधी को लिखा गया 23वां पत्र, जिसे लिखने की तिथि है 29 मार्च 1932 और इसका शीर्षक है सिंहावलोकन। युगों की अपनी यात्रा में हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं। हम मिस्र, भारत, चीन और नौसास के गुजरे दिनों की चर्चा पहले कर चुके हैं। हमने ये देखा कि मिस्र की प्राचीन और अद्भुत सभ्यता, जिसने पिरामिड बनाए, धीरे धीरे जर्जर हो गई और छाया मात्र रह गई, जिसमें सिवाय ऊपरी बातों और प्रतीकों के जीवन तत्व नहीं बचा था। हमने ये भी देखा कि नौसास को यूनान की मुख्य भूमि के निवासी उसी के जाति भाइयों ने नष्ट कर दिया। भारत और चीन के धुंधले और प्राचीन प्रारंभिक काल पर भी हमने एक नज़र डाली। हालांकि जानकारी की काफ़ी सामग्री न मिलने की वजह से हम ज़्यादा नहीं जान सके, लेकिन इतना ज़रूर हमने पहचाना उस ज़माने में भी इनकी सभ्यता कितनी संपन्न थी। हमने ताज्जुब के साथ ये भी देखा कि ये दोनों देश सांस्कृतिक लिहाज से अपने हज़ारों वर्ष पुराने अतीत के साथ अटूट कड़ियों से जुड़े हुए हैं। इराक में हमें उन साम्राज्यों की ज़रा सी झलक मिलती है जो एक के बाद एक थोड़े दिनों के लिए फूले फले और बाद में उनका हाल वही हुआ जो साम्राज्यों का हुआ करता है। हमने जुदा जुदा देशों के कई महान विचारकों का जिक्र किया जो ईसा से 500-600 वर्ष पहले हुए थे। भारत में बुद्ध और महावीर, चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से तुंग, ईरान में ज़रतुस्त्र और यूनान में पाइथागोर। हमने देखा कि बुद्ध ने भारत के प्राचीन वैदिक धर्म के प्रचलित रूपों पर और पुरोहिताई पर वार किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि तरह तरह के अंधविश्वास और पूजा पाठ से साधारण जनता को ठगा जा रहा था। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और समानता का उपदेश दिया। इसके बाद हम पश्चिम की ओर चले गए, जहाँ एशिया और यूरोप एक दूसरे से मिलते हैं। ईरान और यूनान के उतार चढ़ावों पर नज़र डालते हुए हमने देखा कि ईरान में कैसे एक बड़ा साम्राज्य कायम हुआ और किस तरह शहनशाहदारा ने उसे ठेठ भारत में सिंध तक बढ़ा दिया। किस तरह इस छोटे से साम्राज्य ने यूनान को निगल जाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी हैरानी से हमने देखा कि इस छोटे से देश ने उलटकर टक्कर मारी और डटकर अपनी रक्षा की। इसके बाद यूनान के इतिहास का वो थोड़े से दिन का लेकिन शानदार ज़माना आया, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और जब यहाँ ढेरों प्रतिभाशाली महान पुरुष हुए जिन्होंने साहित्य और कला की उच्चतम सौंदर्यमयी रचनाएं रची। यूनान का ये स्वर्ण युग बहुत दिनों तक नहीं टिका रहा। मकदूनिया के सिकंदर ने अपनी देश विजयों से यूनान का नाम दूर दूर मशहूर किया, लेकिन उसके साथ ही यूनान की ऊंची संस्कृति धीरे धीरे मुरझाने लगी। सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और विजेता बनकर भारत की सीमा को पार किया। इसमें शक नहीं कि वो बहुत बड़ा सेनापति था, लेकिन पुरानी परंपरा ने उसके नाम के साथ बेशुमार दंत कथाएं गूंथ दी हैं और उसे इतनी शोहरत मिल गई है जितने का वो पात्र नहीं था। सिर्फ अच्छे पढ़े लिखे लोग ही सुकरात या अफलातून या फिदिसियस या सोफोक्ले या यूनान के दूसरे महापुरुषों के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन सिकंदर का नाम किसने नहीं सुना। सिकंदर ने दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं किया। ईरानी साम्राज्य पुराना हो गया था, डगमगा रहा था। उसके बहुत दिनों तक टिके रहने की कोई संभावना भी नहीं थी। भारत में सिकंदर का कदम रखना एक मामूली छापा था जिसका कोई महत्व नहीं है। अगर सिकंदर ज़्यादा दिन जिंदा रहता तो कुछ अधिक ठोस काम कर जाता, लेकिन वो जवानी में ही मर गया और उसके मरते ही साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन उसका साम्राज्य भले ही कायम न रहा हो, उसका नाम अभी तक चला आता है। सिकंदर के पूर्वी धावे का एक बड़ा असर ये हुआ कि पूर्व और पश्चिम के बीच नए संपर्क कायम हो गए। बहुत सी यूनानी पूर्व की तरफ आए और पुराने शहरों में या अपने बसाए हुए नए उपनिवेशों में बस गए। सिकंदर से पहले भी पूर्व और पश्चिम के बीच आपसी संपर्क और व्यापार चलता था, लेकिन उसके बाद ये और ज़्यादा बढ़ गया। सिकंदर के हमलों का शायद दूसरा असर, अगर ये ख्याल सही है, तो यूनानियों के लिए बड़ी कमबख्ती का हुआ। कुछ लोगों का मत है कि उसके सैनिक अपने साथ इराक के दलदलों से मलेरिया के मच्छर यूनान के निचले प्रांतों में ले गए।
इससे मलेरिया फैला और उसने यूनानी कौम को कमज़ोर और क्षीण बना दिया। यूनानियों के पतनों के कारणों में एक ये भी बताया जाता है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना है और कोई जानता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है। सिकंदर का थोड़े दिन की जिंदगी वाला साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह कई छोटे छोटे साम्राज्य पैदा हुए। उनमें से एक मिस्र का साम्राज्य था जो तालमी के अधीन था और दूसरा पश्चिमी एशिया का सेलेउक के मातहत था। तालमी और सेलेउक दोनों सिकंदर के सेनापति थे। सेलेउक ने भारत पर कब्जा करना चाहा, लेकिन वो ये देखकर पछताया कि भारत भी जोरदार जवाबी टक्कर दे सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे उत्तरी और मध्य भारत पर अपना शक्तिशाली राज्य कायम किया था। चंद्रगुप्त, उसके प्रसिद्ध ब्राह्मण मंत्री चाणक्य और उसकी लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में मैं अपने पिछले पत्रों में लिख चुका हूँ। सौभाग्य की बात है कि ये ग्रंथ आज से 2500 वर्ष पहले के भारत की अच्छी तस्वीर हमारे सामने रखता है। हमारा सिंहावलोकन पूरा हो गया। अब मैं अगले पत्र में मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में लिखूंगा। 14 महीने से ऊपर हुए 25 जनवरी सन 1931 ईस्वी को नैनी जेल से मैंने ये वादा किया था। उस वादे को अभी पूरा करना बाकी है।